हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी एंड वीक्स। इसके बेसिक्स हम आज समझने वाले हैं। आज समाधान सर हमें समझाएंगे कि किस प्रकार हम इसका यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे से मार्केट के अंदर अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन, जो आज का टॉपिक है अपना। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत मजा आता है ये टॉपिक सुनते ही। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन से मैं मार्केट में आया उस दिन से आज तक एक बात मुझे समझ में आई, एंड यू ऑल्सो ऑल रिमेंबर दैट, कि मार्केट इज वोलाटाइल एंड विल रिमेन वोलाटाइल फॉर एवर। वोलेटिलिटी अगर नहीं रहेगी तो फ्यूचर जो स्टॉक मार्केट में जो हमारा टूल है, जो ऑप्शन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बिकॉज अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो हेज करने की जरूरत क्या है? तो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी से ही मार्केट ड्राइव होता है और वो हमेशा रहने वाला है। अभी हमारा चैलेंज ऐसा है कि हम इसमें अपना अपना बेनिफिट या फिर हम उसको एडवांटेज कैसे कंसिडर कर सके, उसके लिए कुछ अभी आज का जो टॉपिक है वो है अपना वोलेटिलिटी। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज वोलेटिलिटी? नॉर्मल, मतलब कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए। व्हाट इज वोलेटिलिटी? नॉर्मली वेयर मार्केट इज गोइंग अप एंड डाउन, इट्स कॉल्ड वॉलेटिलिटी, जो मुझे लगता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ स्वपन भाई, थैंक यू सो मच। कोई सामने से थोड़ा इंटरेक्ट करता, यस यस मनोज भाई गो अहेड। जो सुना ट्रेंड हम पकड़ नहीं पाते उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं मेरे अंदर से। परफेक्ट 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 मनोज भाई, यू आर ऑलवेज सुपरस्टार। थैंक यू। तो नॉर्मल जो वोलेटिलिटी रहती है वो ऐसे रहती है। देखो, ये मैं एक ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई स्टॉक है, वो अगर ऐसे बिहेव कर रहा है, एंड जो मिडल लाइन है ना, ये इसका एवरेज वैल्यू है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। और ये जो ऊपर जितना जा रहा है, नीचे जितना जा रहा है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है उसको हम मोटा मोटी वोलाटिलिटी बोल सकते हैं। अभी वोलाटिलिटी का डेफिनेशन में जाएंगे तो सब बोर हो जाएंगे, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये जो स्टॉक है उसका वोलेटिलिटी है 25%। ये परसेंटेज जब मैं बोलता हूँ ना, तो याद रखना मैं हमेशा परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये इतना छोटा, मतलब ये इट इज वेरी लेस वोलाटाइल स्टॉक। तो मैं ये यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो स्टॉक है इसकी जो वोलाटिलिटी है वो है 15%। हाँ, तो ये दो जो परसेंटेज के वाइज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये है 15%, बिकॉज ये कम वोलाटाइल है, ऊपर नीचे बहुत कम जा रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे बहुत जा रहा है, तो उसको मैं 25% वोलाटिलिटी बोल रहा हूँ। यस हरीश भाई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? तो नॉर्मली ये जो दो स्टॉक है इसके मैं परसेंटेज वाइज आपको वोलेटिलिटी बता दी। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। लेट से एक मैं बोलता हूं कि जैसे एक कोई भी स्टॉक लेते हैं जिसका प्राइस है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, एजुकेशन है तो एजुकेशन के तौर पे लेके जाएंगे। 100 रुपए का भाव चल रहा है मार्केट में, और मैं बोल रहा हूँ कि उसकी जो वोलेटिलिटी है वो है 20%। ठीक है, अभी 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब ऐसा हुआ कि ये स्टॉक नीचे की साइड 80 रुपए तक और ऊपर की साइड 120 रुपए तक जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर वो 80 रुपए जा रहा है तो -20%, और ऊपर 120 रुपीज जा रहा है तो +20% हो गया। ये हो गई उसकी वोलेटिलिटी। अभी मेरा क्वेश्चन है सब आपसे कि ये जो 20% की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है या हिस्टोरिक, ये जो 20% ये कितने दिनों में? एक दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में, या पूरे साल में? तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम वोलेटिलिटी परसेंटेज वाइज कभी भी बात करेंगे ना, तो वो एनुअल बेसिस पे रहेगी। मतलब जिसका कैलकुलेशन जो होगा वो 1 ईयर के बेसिस पे होगा। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एग्जैक्ट आपको बताता हूं। थोड़ा सा समझने के लिए टफ होगा, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। एंड ऑफ द सेशन आप रियली थोड़ा सा टेक अवेज आप ले पाओगे, कुछ वैल्यू एडिशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 365 डेज, 1 ईयर का मतलब हो गया 365 डेज। 365 डेज जो है वो कैलेंडर के हिसाब से 365 डेज है। अगर हम मोटा मोटी सैटरडे संडेज और बैंक हॉलीडेज हटा दे, तो मेरे ख्याल से ये 252 डेज होते हैं जो अपने ट्रेडिंग के डेज होते हैं।
ठीक है, ट्रेडिंग डेज हो गए अपने 252 ट्रेडिंग डेज। अभी इसमें एक रूल है जो मैं अलग किसी सेशन में एग्जैक्टली बताऊंगा वो क्यों है, लेकिन अभी आप बाय हार्ट कर लेना कि 2/3 ऑफ 252 क्या हो गया अपना वर्किंग डेज है, मतलब ट्रेडिंग डेज है। उसका 2/3 अगर हम निकालेंगे, मतलब 2 तिहाई बोलते हैं जिसको, 2/3 ऑफ 252, तो उसका आंसर आ रहा है 168। ये जो डेज है ना, याद रखना हमेशा, ये जो 160 डेज है, ये जो अपना जो परसेंटेज वाइज में बोला ना 1 ईयर का, 365 डेज तो कैलेंडर के हिसाब से हुए, 252 अपने ट्रेडिंग डेज हुए। ये 2/3 क्यों आया है इसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे। ये जो 168 डेज है, ये 168 डेज, ये जो 20% है ना यहाँ पे जो दिख रहा है मार्केट, या तो ये जो स्टॉक जो 100 रुपए मैंने बोला, या तो 80 रुपए या 120 रुपए के बीच में ही रहता है, एंड इट्स प्रूवन। मैं यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, यार रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये 168 डेज ऐसे होते हैं 250 डेज में से, 252 डेज में से, जिस दिन में ये जो है स्टॉक जो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है आज के डेट में, वो सिर्फ 20% की मूवमेंट करेगा आइदर साइड, आइदर डाउन साइड और अपर साइड, अगर उसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 20% है तो। समझ गए? तो अभी ये ध्यान में रखना, ये डेफिनेटली आपको अगर ऑप्शन स्पेसिफिक काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन आपको ये उसमें आप थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हो। अभी थोड़ा वोलेटिलिटी की बात करते हैं। वोलेटिलिटी तो वैसे है ना बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो मोटा मोटी देखेंगे वो वोलेटिलिटी 3 टाइप की देखेंगे जिसका कंपैरिजन होगा। पहली तो है एचवी, जिसको हम हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बोलते हैं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। जो दूसरी है वो है अपना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ऑप्शन ट्रेडर बहुत एक्साइट होते हैं इसके लिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ ही अगर समझ में आया, जो बोलते हैं ना कि एक एक सेंटेंस है, सेंटेंस ऐसा है कि क्या बोलते हैं अपना, कौन सा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो तीसरा है वो है विक्स। बैंकिंग सेक्टर में एक बात बोली जाती है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड गेन्स इट, दोज हु डज नॉट अंडरस्टैंड पेज इट। मतलब जो बैंक्स, अगर आप ईएमआई पे कर रहे हो तो कैलकुलेशन करके देखना बॉस कि पहले पहले साल सेकंड ईयर में कितना प्रीमियम भरा और एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट गया और कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम हुआ, तो यूल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और विक्स, ये 3 चीजें हम देखने वाले आज मोटा मोटी। पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की। अभी व्हाट इज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी? नाम में ही बता रहा है ना कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है जो स्पेसिफिक स्टॉक्स या इंडेक्स, यहाँ पे निफ्टी भी हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक, जैसे आज एचडीएफसी बैंक के बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, तीसरा डीएलएफ ले लेता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये किसी की भी एक ही होती है, मतलब निफ्टी की एक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होगी, एचडीएफसी बैंक की एक होगी, एंड डीएलएफ की भी एक ही होगी। कोई भी स्टॉक की सिर्फ एक होती है। कैसे देखना है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। ये जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है ना, ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है, ये ऑप्शंस की होती है, ऑप्शंस की होती है। अभी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आज के दिन में मैंने निकाल के रखा था कि 11,800 का जो कॉल है उसकी वोलेटिलिटी है 23%। जो 11,500 का जो कॉल है उसकी वोलेटिलिटी थी 19%, एंड 11,800 का जो कॉल, सॉरी पुट था, 11,800 का जो पुट था उसकी 27% वोलेटिलिटी थी। ये हो गया वोलेटिलिटी के बारे में। तो याद रखना, जब भी आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करोगे तो सिर्फ ऑप्शंस की इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी स्टॉक्स या इंडेक्स स्पेसिफिक एक ही होती है। ठीक है, अभी ये जान लेते हैं, विक्स को लास्ट में कंपेयर करेंगे एचवी एंड आईवी के साथ में। अभी एक चीज यहां पे और, अभी ये देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है उसका यूज क्यों होता है, कहां पे होता है। तो लेट मी टेल यू, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी जो होती है ना, वो पास्ट बताती है हमें कि उस स्टॉक का पास्ट क्या है, मतलब पिछले एक साल में उस स्टॉक्स ने क्या स्पेसिफिक मूवमेंट की है, क्या स्पेसिफिक वोलेटिलिटी दी है, तो पास्ट के बारे में बताता है। और जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो फ्यूचर के बारे में
बताती है। अभी कुछ लोग मुझे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर फ्यूचर के बारे में बताने के लिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की क्या जरूरत है। तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक समझ लीजिए कोई भी एक कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, और वो पिछले 7-8 दिन से 1-2 महीने से कंटिन्यूस बेसिस पे अपने लंच में 3 रोटी खा रहा है या 4 रोटी खा रहा है। तो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आने वाले 3-4 दिन में, 2 दिन में ये 4 रोटी खाएंगे, 3 खा सकते हैं या 5 भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 रोटी खा रहे तो सडनली 20 रोटी खाई उन्होंने या फिर खाना ही नहीं खाया। और नॉर्मली मुझे लगता है कि जितना भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो पास डेटा के बेसिस पे ही होता है। जितने भी इंडिकेटर्स होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे, व्हाट इट शोज कि पिछले कुछ दिनों में, सालों में कि उस स्टॉक्स में स्पेसिफिक क्या हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हो। तो पास्ट जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा है जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो फ्यूचर के बारे में बता दो। अभी आप ये भी बोल सकते हो कि अभी पास्ट रीड करके फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हो तो फ्यूचर की जरूरत क्या है। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल दूंगा। लेट्स से कि जैसे गर्मियों के दिनों में ना चाय का जो कंजम्पशन होता है, टी का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे वेदर चेंज होगा, जैसे ठंडी का मौसम आएगा, जैसे ठंड पड़ना चालू हो जाएगी, डेफिनेटली चाय का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, वेदर चेंज हुआ। तो ये जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है ना वो वेदर के बारे में बताती है कि वेदर चेंज हो रहा है। अभी देखो इंप्लाइड वोलेटिलिटी में एवरी मॉर्निंग सुबह बोलता हूं कि अगर 23 के ऊपर विक्स या इंप्लाइड वोलेटिलिटी 20-22 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है एज फार एज मतलब फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडर्स आर कंसर्न। तो उसमें कहने का मतलब वही होता है कि जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है ये एक इवेंट या आपको दिखाती है, एक वेदर चेंज हो रहा है, इसका एक इंडिकेशन है। जैसे अभी यूएस इलेक्शन है, डेफिनेटली वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है। हमें क्या लेना है कि जो रिजल्ट आएगा उसका इंपैक्ट मार्केट में कैसा होगा। तो वो देखने के लिए, वो जानने के लिए अगर वहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ी, मतलब जो भी अपोनेंट्स है उनका अगर फाइट एकदम जोर से हो रहा है तो डेफिनेटली आईवी बढ़ेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा आती है। तो वो वेदर दिखाता है, वेदर शो करता है कि भाई यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, बी कॉशियस अबाउट इट। अभी विक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे देखो अभी मैंने ये तो समझा दिया आपको कि एग्जैक्टली हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है। अभी वो देखते कैसे वो मैं बताता हूं आपको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इजी है। एनएससी इंडिया के साइट पे हमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ये एनएससी, ये ऑलरेडी साइट है, ये तो सबको पता है कि हम एनएससी इंडिया के साइट पे आ गए। ठीक है, आई होप कि सबको अपना स्क्रीन ठीक ठाक दिख रहा है एकदम। Yes, sir, we can see it. ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक का लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन में चला गया। ऑप्शन चेन अगर नहीं पता है तो मैं बताऊँ, लाइव मार्केट में जाना है, ऑप्शन चेन में इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाना है। एक बार यहाँ गए तो निफ्टी बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक ले रहा हूँ। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक का ये चार्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें। अभी यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो इम्प्लाइड वॉलेट सबको पता है, लेकिन एक जस्ट गो थ्रू हो रहा हूं मैं कि ये जो आईवी का कॉलम है ना, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये है कॉल साइड वाली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और ये पुट साइड वाली ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। जैसे लेट से अभी एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें 12,000 का जो कॉल है उसका या फिर ये एक सेकेंड, अभी ये जो 1235 एचडीएफसी बैंक चल रहा है, तो एचडीएफसी बैंक का 1240 का आईवी कितना है, दैट इज माय क्वेश्चन। 1240 का आईवी कितना है? तो ये 2.95 नहीं सर, 1240 का कॉल का आईवी, ओके वो नेट चेंज है, 31.28 परफेक्ट परफेक्ट। तो 31.28 ये हो गया इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन 1240 का। अभी ये उसका एवरेज कैसे निकालना है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में ये देखना, मैं अभी बता रहा हूं कि यहाँ पे देखना है कॉल साइड वाली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और पुट साइड वाली इस कॉलम में देखना है। वन मिनट समाधान, यस सर। इसमें स्क्रिप्ट वाइज से इम्प्लाइड वॉलिडिटी किसमें जाने का, स्क्रिप्ट वाइज ऑप्शन चेन किसमें से देखने का? बोलता हूँ सर। जैसे एनएससी इंडिया के साइट पे तो आ गए हम। हाँ
हाँ वो लाइव ओपन किया। मार्केट, लाइव मार्केट में जाना है, हाँ लाइव मार्केट में गया, फिर ऑप्शन चेन में जाना है हाँ ऑप्शन और चेन में गया। इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा अच्छा, ओके इक्विटी तो डेरिवेटिव्स, ओके ओके समझ गया। यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्पेसिफिक आप जो चाहते हो हाँ वो हाँ यहाँ पे डालना है, जैसे HDFC बैंक, और गो करना है। हाँ तो हाँ। ये एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी चाहिए आपको। हम्म। अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का तो कॉलम है, सीधा सीधा ऑप्शन के हमें पता चल रही है, नो प्रॉब्लम। अभी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैसे देखना है मैं बताता हूँ। कोई भी ऑप्शन में जाना है, जैसे मैं 1240 का एग्जांपल दे रहा था वो मैं गया, ये जो LTP का जो कॉलम है, लास्ट ट्रेड प्राइस का जो कॉलम है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाओगे स्पेसिफिक उस ऑप्शन के पेज पे। वहां पे जाने के बाद अदर इंफॉर्मेशन में जाना है आपको, और यहां पे आपको एनालाइज्ड वोलेटिलिटी मिलेगी विच इज 40.70। अभी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का यूज कैसा है मैं पहले बता दिया है, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करता हूं कि 365 डेज में पिछले ये एनालाइज वोलेटिलिटी 40.7%, 40.70% HDFC बैंक या तो ऊपर या नीचे रह सकता है। अभी वो कितने दिन रहेगा, वो रहेगा जो मैंने बोला था कि 252 जो डेज होते हैं अपने, वो 252 डेज होते हैं जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, और उसमें से 2/3 अगर हम करते हैं तो 168 आता है। तो 168 डेज पूरे साल में ये जो HDFC बैंक है वो 40% नीचे जा सकता है और 40% ऊपर जा सकता है, तो उस रेंज में रहेगा। और उसके अलावा जो दिन बचेंगे उसमें उसके ऊपर 40% से ऊपर या 40% से नीचे भी जा सकता है, वो अनसर्टन है। तो ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखने का ये है। अभी अगर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि अभी 1240 के कॉल पे हम गए थे, 1240 के पुट पे आके मैं ओपन करके देखता हूं और हिस्टोरिकल डेटा में जाता हूं, तो वो भी वही है। हिस्टोरिकल जो वोलेटिलिटी है वो चेंज नहीं होती। आप किसी भी ऑप्शन में चले जाओ, उस स्टॉक की स्पेसिफिक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आपको समझ में आती है। ठीक है, अभी मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और ये तो समझ में आ गया, लेट्स थोड़ा सा आगे जा। अभी एग्जैक्टली जैसे हमने देखा कि ये करना क्या है अभी, लेकिन जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमने पढ़ी हिस्टोरिकल का, तो हमने देखा कि यूज क्या है, लेकिन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का यूज देखना बहुत जरूरी है, और वही सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इतना चेंज नहीं होती है ज्यादा, लेकिन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डेफिनेटली इफेक्ट करती है और वो चेंज भी होती रहती है। तो यहाँ पे जो पहला यूज है वो मैं बोलता हूँ, पहला यूज जो है वो है स्टॉक का रेंज पता करने के लिए। जैसे हिस्टोरिकल से भी हमें स्टॉक का रेंज पता चला, वैसे ही दिस इज यूज, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये है यूज ऑफ आईवी। यूज ऑफ आईवी में पहला जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टॉक की रेंज है। अभी वो स्टॉक की रेंज कैसे है क्या है वो समझ लेते। जैसे मैंने बोला था कि एग्जांपल अभी डीएलएफ का लिया नहीं, बट मैं ऑप्शन चेन में नहीं जाता हूँ, प्रोसीजर सेम ही है। मैंने कुछ लिख के रखा था 2-2:30 बजे के आसपास, तो वो डेटा मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो वो जो डीएलएफ का जो उस टाइम मैंने देखा था, तो जो एलटीपी था, तो वो एलटीपी था अपना 164 जब मैंने डेटा बनाया तो, और वर्ल्ड उस टाइम पे मैंने देखा तो अभी देखो एक एलटीपी 164 है, तो हम मोटा मोटी समझ रहे हैं कि स्पॉट प्राइस या फ्यूचर की प्राइस। अभी जो ऑप्शन होता है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, तो नॉर्मली अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो फ्यूचर का प्राइस लेना जरूरी है। तो 164 है, तो मैं क्या करता हूं, अभी 164 एग्जैक्टली हमें स्ट्राइक प्राइस तो मिलेगी नहीं, तो मैंने क्या किया 160 और 165 दो स्ट्राइक प्राइस ले लिए, और उसका कॉल साइड और पुट साइड भी ले लिया। अभी मैं क्या ले रहा हूं यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 160 और 165 है दैट इज स्ट्राइक प्राइस। कॉल साइड की जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो थी 65.63, 65.63 और 61.19। 160 के कॉल की इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी 65.63 और 165 के कॉल की इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी 61.19। वैसे ही हम पुट साइड में भी लिखेंगे, पुट साइड की 65.53 और 63.05 ये वोलेटिलिटी थी। अभी हम ये क्यों ले रहे हैं ये मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी हर स्टॉक की अलग होती है, सॉरी हर ऑप्शंस की अलग होती है।
वो चेंज होती रहती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे डीएलएफ मैंने बोला, जिसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 100 के ऊपर भी हो सकती है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है या कुछ एनटीपीसी है, उनकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, लेस देन 50 होती है। तो नॉर्मल ऐसे समय पे आपको एक एवरेज निकालना पड़ता है। अभी ये एवरेज निकालने के लिए आप 2 स्ट्राइक प्राइस ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ज्यादा इफेक्ट ज्यादा मैटर नहीं होता है। तो मैंने क्या किया है, 2 स्ट्राइक प्राइस लिए, कॉल साइड की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ली, पुट साइड की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और उसमें मैंने उसको एवरेज किया। अभी एवरेज करने के लिए चारों का सम किया मैंने, तो वो सम आ गया मेरा 255.40। थोड़ा न्यूमेरिक्स ज्यादा है तो बोर अगर हो रहा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आ गया मेरा 63.85। लेकिन बोर होके फायदा नहीं है हमें तो। नहीं कंटिन्यू, अरे एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। थैंक यू सो मच। हाँ। तो ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ना, वो देखो मैंने क्या किया, 4 का सम किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, एवरेज निकाला, एंड एवरेज है अपना 63.85। अभी ये जो 63.85 है, ये क्या है, क्या निकाला मैंने, ये एवरेज वॉल निकाला, राइट। अब ये एवरेज वॉल मतलब जैसे हमने हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी में देखा था कि ये स्टॉक 168 डेज इतना ऊपर इतना नीचे जा सकता है, वैसे ही मैंने ये जो एवरेज वोलेटिलिटी निकाली 63%। अभी मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं 63% ऑफ व्हाट, 63.85% ऑफ जो Call स्टॉक put। की प्राइस है 160, राइट। तो 164 का अगर मैं वो 63.85% निकालता हूं तो उसका रेंज आता है, मतलब 104, उसका कैलकुलेशन आता है इज इक्वल टू 104 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 ले लेता हूं, चलो ठीक है। तो इसका मतलब है कि 164 का जो प्राइस है, 164 रुपीज का जो प्राइस है, वो स्टॉक 104 रुपए नीचे या 104 रुपए ऊपर भी जा सकता है। विदाउट टेक्निकल देखे हुए हम ये एनालाइज कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली कब करना है, अगर आप कॉल या पुट में स्पेसिफिकली काम कर रहे हो, तो कितना आउट ऑफ द मनी कॉल लेना है या कितना आउट ऑफ द मनी पुट लेना है, उसके लिए दिस इज वन पैरामीटर, एक पैरामीटर है ये। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपका जो टाइम वैल्यू के हिसाब से जो लॉस होता है ना, वो नहीं होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो 10.4 मतलब 104 रुपए या तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अभी 104 रुपए मतलब मैं क्या पकड़ता हूं कि 60 रुपए नीचे, 164 तो अभी चल रहा है, और ऊपर की तरफ 268 रुपीज, ये उसकी रेंज बन गई। एम आई राइट? ये रेंज बन गई उसकी स्टॉक की कि ये इतना जा सकता है और इतना भी जा सकता है। अभी अगर आप ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, हमारे जैसे कॉल पुट बेच के काम कर रहे हो, राइटिंग में काम कर रहे हो, तो ये देखना है कि इसके बाहर का अगर हमें कुछ मिल रहा है तो इट इज नथिंग लाइक इट, मतलब वो आपका गेन होने ही वाला है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर अंदर आ रहा है तो हेज कैसे करना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है कि स्टॉक की रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है। अभी ये जो रेंज है, मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं, ये जो रेंज हमने निकाली है ना, ये कितने दिनों की रेंज है। हमेशा जब भी हम ऑप्शंस में काम करते हैं और ड्यूरेशन का टाइम आता है बात करने का, तो वो 1 ईयर बाय डिफॉल्ट होता है, 1 ईयर। हमेशा एक साल के कैलकुलेशन पे काम होता है। अभी मैं बोल रहा हूं कि एक साल का तो भाई ऑप्शन में तो मंथली काम कर रहा हूं, एक साल का निकाल के फायदा क्या है। तो इज देयर एनी मेथड जिससे हम ईयरली कैलकुलेट करके मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इट्स अ मैथ्स में तो डेफिनेटली पॉसिबल है, नो डाउट्स एट ऑल। अभी मैंने क्या किया, 63.85% है, राइट। ये जो है ना 63.85%, तो इसको मैं कन्वर्ट कराता हूं डिवाइडेड बाय 100 करके, इज इक्वल टू, सो या ये तो हो गया मेरा जो भी साल का वोलेटिलिटी, एक साल का। अभी मैं 30 डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 0.6385 इंटू, अभी मुझे क्या करना है देखो, इंटू तो स्क्वायर रूट में वो बोलता हूँ, into 365 divided by 100। 365 डेज, 365 एक साल का है, करेक्ट। हम 30 डेज के निकाल रहे हैं, तो ये अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है हमारा
0.28 और यहाँ पे हमने परसेंटेज हटा दिए थे ये डिवाइड करके, तो हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा 28। मतलब एक महीने में ये जो स्टॉक है उसका जो रेंज बन रहा है वो 28% नीचे जा सकता है स्टॉक, या 28% ऊपर जा सकता है। अगर ये रेंज हमें पता चल रही है पहले से ही कि इस रेंज में स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है, तो ऑप्शन में काम करना बहुत आसान है। स्पेसिफिकली अगर आप राइटिंग में काम कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ा मोटा मोटी मैंने स्टॉक रेंज कैसे डिसाइड करना है ये कैलकुलेशन बता दिया है। फिर मैं एक जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करता हूं। एक स्ट्राइक दो या तीन स्ट्राइक प्राइस लेना है, कॉल और पुट साइड का इंप्लाइड वोलेटिलिटी लेना है, उसका एवरेज निकालना है। जो एवरेज आएगा वो रहेगा साल का, 1 ईयर का एवरेज रहेगा। उसको 30 डेज में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये जो परसेंटेज निकला है दिस इज 30 डेज, ये 30 दिन के लिए है। 30 डेज में 30 डेज की ये रेंज बन चुकी है हमारी 28%। अब ये 28% से अगर मैं ये करूंगा 28% कितना हो रहा है, तो 164 रुपीज का 28% कितना हुआ, 45 पॉइंट्स के आसपास। तो 45 अगर मैं माइनस करता हूं तो 119 और 209। तो देख लेना कि बॉस हमें 210 का अगर कॉल राइटिंग के लिए मिल रहा है तो 120 है, तो अगर 110 या 100 रुपए का कॉल पुट राइटिंग में मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट। तो दिस इज द रेंज, हमने एक महीने की रेंज निकाली और ये वी आर हैप्पी विद दिस, राइट। आई होप कि सबको ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्लियर हो चुका है। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक वापस एक बार ये करना चाहूंगा कि एक तो हम समझ लिया कि एग्जैक्ट जो सॉरी एक सेकेंड। हाँ, पहला तो हमने पहला यूटिलाइजेशन सीख लिया कि स्टॉक की रेंज पता करना है। अभी एक बार रेंज पता कर लिया, अब हम ऑप्शंस पे काम करने के लिए चले गए। हमें तो रेंज पता चल गई कि स्टॉक इतने से इतना मूवमेंट करेगा। अभी हमें ऑप्शन कितना महंगा है या सस्ता है वो देखना है। एंड वो मेरे ख्याल से जो भी काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो अगर समझ में आ रहा है हमें कि ऑप्शन अभी जो चल रहा है प्रीमियम वो अगर महंगा है या सस्ता है, तो इट हेल्प्स अस लॉट कि हम डिसीजन लेने के लिए क्या बहुत बहुत बड़ी हेल्प होती है उसकी। तो मैं इसको लिखता हूं कि ऑप्शन सॉरी ऑप्शन की वैल्यू हम इसमें पता कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर स्टॉक चल रहा है, सपोज लेट से कि 11,800 का कॉल है, ये आज का ही डेटा है और मैं बोल रहा हूं कि अक्टूबर सीरीज का है, ठीक है, और इसका प्रीमियम चल रहा है 84 रुपीज। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। 11,800 का कॉल अक्टूबर सीरीज के मंथली एक्सपायरी का 84 रुपीज चल रहा है और उसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी है 23%। और आज ही के दिन 11,800 का कॉल नवंबर सीरीज का चल रहा है 294। ये 2-2:30 बजे का डेटा है और उसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी 17%, 17%। तो इसमें से कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा प्रीमियम महंगा है और कौन सा सस्ता है? ये जो 84 रुपीज वाला सस्ता है या 294 वाला सस्ता है? इसमें से महंगा कौन सा, सस्ता कौन सा, कोई बता सकता है? 294 वाला सस्ता। 294 वाला सस्ता, परफेक्ट सर। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो जिसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है वो सस्ता है। ये और बाजार में जब हम जाते हैं तो सस्ता खरीदने का आदत है हमें, और सस्ता खरीदना भी चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स हैं ऑलमोस्ट हम, दो वी आर कुछ भी रहने दो, ट्रेडर्स ही है। तो 294 अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो ये अगर ये हमें चीप में मिल रहा है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज जानने के लिए हमें ऑप्शन वैल्यू जो कितना महंगा है कितना सस्ता है ये जानने के लिए हमें डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। अगर मैं ट्रेंड का एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि क्या ये दिस इज नॉट ए थंब रूल, लेकिन मोटा मोटी अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे पिछले किसी साल का, तो यू विल कम टू नो कि अगर मैं जो बोल रहा हूं वो सही है गलत है। अगर एक दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट से कि 11,700
का कॉल है जिसका प्रीमियम चल रहा है 140 रुपीज और उसको डेज टू एक्सपायरेशन है 7, मतलब 7 दिन में उसकी एक्सपायरी आने वाली। एक चीज मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि ऑप्शन में जो डेज टू एक्सपायरेशन होता है वो उसको कैलेंडर और छुट्टियां समझ में नहीं आती, तो आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो सैटरडे संडे और हॉलीडेज भी आपको कंसिडर करना है। और उसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर है 24%, जब भी मैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करता हूं या हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की बात करता हूं तो मैं परसेंटेज में बात करता हूं, याद रखना। ये दिस इज नॉट अ नंबर, इट्स अ परसेंटेज। और अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखो अभी आपने क्या किया है कि 11,700 का कॉल 140 रुपए में बाय किया और डेज टू एक्सपायरेशन है 7 डेज। और दूसरे दिन जहां पे डेज टू एक्सपायरेशन हो गए 6 दिन, 11,700 का कॉल अगर यहां पे फ्यूचर चल रहा है, जो स्पॉट प्राइस है ना, वो मैं बोल रहा हूं कि सपोज लेट से 11,800 चल रहा है, तब आपने 11,700 का कॉल 40 रुपए किया, जिसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी था 24%। उस नेक्स्ट डे क्या हुआ, अभी आपने कॉल बाय किया तो आप तेजी चाहते हो, ये तो जाहिर सी बात है। तो आपने 11,800 का जो स्पॉट है दूसरे दिन 11,850 चला गया, मतलब 50 पॉइंट्स के आपके फेवर में मूवमेंट हुई है। आपने कॉल बाय किया और फ्यूचर में तेजी हुई है। तो ये जो 140 रुपीज का कॉल है वो कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? या उसके लिए कुछ और डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत है? ये तो डेटा मिल गया कि 7 दिन के 6 दिन हो गए, 800 का फ्यूचर 11,850 हो गया, तो 11,700 का कॉल हमने 140 रुपए में खरीदा था, अभी उसका प्राइस कितना होना चाहिए? उसके लिए और एक डेटा की जरूरत है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी कल कितनी थी और आज के दिन में कितनी है। तो मैं ये बोलता हूं कि ये जो वोलेटिलिटी है आज 20% है, कल 24% थी, आज 20% है। अभी कोई बता सकता है कि ये मोटा मोटी कितना हुआ होगा? सर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा इसका। एग्जैक्टली तो इसका जो प्राइस है 125 रुपीज हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा कि उसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी की, बहुत बार जो फ्रेशर्स होते हैं ऑप्शन में ट्रेड करना चालू करते हैं, समझ में नहीं आता कि अपने फेवर में फ्यूचर में मूवमेंट हो रही है और ऑप्शन में हमें लॉस हो रहा है, तो वो नहीं समझने की वजह से फिर मार्केट से, ऑप्शन से थोड़ा दूर भागते हैं, बोलते हैं कि ऑप्शंस में कुछ होने वाला नहीं है एंड दिस इज लॉस मेकिंग टूल। तो ऐसा कुछ नहीं है, टूल का बहुत दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड वंडरफुल टूल, बस हमें यूज करना, लर्निंग होना जरूरी है। दिस इज आवर कोर वैल्यू। तो ये जो है 11,000, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि ऑप्शन वैल्यू देखने के लिए पहला यूज हमने कौन सा देखा था? पहला यूज देखा था कि ये जो ऑप्शंस है या मार्केट में जो हमें काम करने के लिए वैल्यू, तो उसको समझ में आना चाहिए हमें। तो ये दो यूज हमें डेफिनेटली समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये लास्ट जो इसका यूटिलाइजेशन होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो आईवी ट्रेंड, इंप्लाइड वोलेटिलिटी ट्रेंड पता करने के लिए आपको इसकी बहुत जरूरत होगी। अभी एग्जांपल देता हूं मैं, जो मॉर्निंग ब्रीफिंग में हमेशा बोलते हैं, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर आप निफ्टी की 1 तारीख से देखोगे तो वो 15 से 20 के दौरान है। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 15 एंड वो 15 से 16 17 आती है, 19 आके फिर वापस 17 पे आके 16 पे। तो ये व्हाट इट डिनोट्स, नॉर्मली ये ट्रेंड डिसाइड करता है। ये अभी साइडवेज ट्रेंड है, मतलब 15 से अगर ऐसे 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 जा रहा है तो ये है 20 की रेंज और ये है 15 की रेंज। तो आपको ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है, जब भी इसकी आईवी 20 आएगी, आप कॉल पुट में राइटिंग के लिए जा सकते हो। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक वी कैन यूज इट एज अ टेक्निकल एनालिसिस, ग्राफ की तरह यूज कर सकते हैं। और जो डाउन साइड अगर 15 के दौरान जब भी पे कॉल और पुट एट द मनी के आसपास जाके वहां पे बाइंग कर सकते हो। स्पेसिफिकली ध्यान रखना उसका आईवी जो है वो कंपैरेटिवली लो होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली, एक हफ्ता पुरानी बात है, जैसे हर्षद सर ने एक 11,900 का कॉल पुट बेचा था और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, बिकॉज जब अनसर्टनिटी आ गई थी, लोगों को लग रहा था कि अनसर्टन है, अभी मार्केट अभी गया, अभी सीधा 11,300 पे आके रुकेगा। तो वैसे समय पे इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ी थी। कॉल पुट बेचने के बाद मार्केट 200 पॉइंट से निफ्टी का फॉल था, तब भी हम प्रॉफिट बुक करने के लिए मतलब सक्सेस हुए थे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप कि जो
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के तीनों यूज है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो थोड़ा सा एक जस्ट विल गो थ्रू। मैं शेयरिंग हटा देता हूँ, थोड़ा सा कोई बता सकता है मुझे कि समझ में आया नहीं आया, या फिर जस्ट कैसे करना है? फिर हम इंडिया वीक्स के बारे में समराइज करेंगे एंड देन विल क्लोज द सेशन। समाधान सर, यस सर मनोज भाई ये गो अहेड। जो प्रीमियम डिस्क्रीज हुआ ना, वो बात थोड़ा मुझे समझ में नहीं, एक बार एक्सप्लेन करोगे? या डेफिनेटली यस प्लीज। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको निफ्टी फ्यूचर का। निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 11,800, ठीक है। उस टाइम पे आपको लग रहा है कि 11,800 का निफ्टी 11,900 या 12,000 13,000 तक जाएगा। तो आपने क्या किया कि 11,750 का जो कॉल है वो बाय किया। वो कितने में बाय किया, तो उसका एग्जांपल मैंने जो लिया था वही लेता हूं मैं। 11,700 का 140 रुपीज से बाय किया आपने, ठीक है। 140 रुपए का उसका प्रीमियम चल रहा है। फ्यूचर स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 11,800। आपने इन द मनी 50 रुपए बाय किया, या फिर मैं एग्जांपल के तौर पे, चलो यहाँ पे 50 का कंफ्यूजन हटा देता हूँ। 11,700 का कॉल आपने 140 रुपए में बाय किया, मतलब 100 पॉइंट इन द मनी वाला, ठीक है। अभी इसको और एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं कि इसकी जो डेज टू एक्सपायरेशन है वो 7 डेज है। मतलब 7 तारीख को एक्सपायरी है और 1 तारीख को आप ट्रेड कर रहे हो, इन शॉर्ट। और इसका जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है आईवी, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है 24%। ये है मेरा डेटा जो इनिशियल लेवल पे। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आप क्या चाहते हो, जब आपने कॉल बाय किया तो आप क्या चाहते हो कि ये 11,800 का 11,850 या 11,900 जाए, बराबर है? क्योंकि कॉल बाय तभी करते हैं हम जब मार्केट में हम तेजी चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि 11,800 से आप जैसे चाहते थे वैसे 11,850 तक तो गया, डेफिनेटली गया। लेकिन प्रोवाइडेड, अभी मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं कि वही 11,700 का कॉल जो आपने बाय किया था 140 रुपीज को, वो कितना जाएगा? जब यहाँ पे मैं आपको डेटा दे रहा हूं, उसका आईवी मैंने यहाँ पे 20% हुआ है। जैसे देखो नॉर्मल है ना मैथ्स में, जो इक्वेशन रहता है ना, कि जैसे a प्लस बी प्लस डी। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, आपको a का वैल्यू दे रहा हूँ, b का दे रहा हूँ और d का भी दे रहा हूँ, तो c का वैल्यू निकालना है इन शॉर्ट। तो 4 में से 3 पैरामीटर अगर हमें समझ में आता है तो 3 c का तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही है 11,700 का दूसरे दिन आपने आज बाय किया और अगले दिन फ्यूचर जो 11,800 था वो 11,850 गया है, मतलब आपके फेवर में मूवमेंट हुई है। लेकिन इंप्लाइड वोलेटिलिटी 24% से 20% पे आ चुकी है। तो ये जो 140 का प्रीमियम वो कितना होगा? तो उसका आंसर है, नॉर्मली वो 125 होगा। नॉर्मली क्या है कि वो अगर कॉल बढ़ रहा है, फ्यूचर की प्राइस बढ़ रही है, तो कॉल भी बढ़ना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट होगा और आपने जिस मोटिव से वो कॉल बाय किया वो सक्सेस हो जाएगा। मनोज भाई थोड़ा अनम्यूट करेंगे आपको? हाँ सर। हाँ, 11,800 का 11,850 गया, आपके फेवर में मूवमेंट हुई। आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए था, इसके लिए आपने फ्यूचर नहीं लिया, आपने कॉल लिया ताकि कम लॉस हो। मैक्सिमम 140 रुपए ही जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, 50 रुपए की आपके फेवर में मूवमेंट हुई, तो कॉल बढ़ना चाहिए, वो कॉल बढ़ा नहीं। 140 का 125 रुपए हो गया, बिकॉज आईवी उसका 24 रुपए से 20 रुपए आ गया, 4% नीचे आया। नीचे आया। डे प्रीमियम वो निकल डे गया इसमें। प्रीमियम का भी लॉस हो गया, वो तो इतना लॉस नहीं था। 140 का मान लो 135 रुपए आ जाता डे लॉस की वजह से। ओके। लेकिन जो बाकी का जो लॉस है 140 का 135 आता, तो वो जो 10 रुपए का लॉस है वो बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी। ओके। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि आईवी का जो ट्रेंड है ना, वो देखना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन स्पेसिफिक में काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली बाइंग में, कॉल या पुट में। ओके। हाँ, तो स्टॉक
यही यही सेम स्टॉक, यही सेम ऑप्शन अगर क्या आईवी हो तो हम बाय कर सकते हैं ये फर्स्ट तो डे। नॉर्मली सर इसमें कैसा है कि फर्स्ट डे में अगर एक तो नॉर्मली क्या है, पहले दिन में अगर बाय कर रहे हो तो प्रीमियम डेल्टा की वजह से भी ज्यादा होता है, मतलब जो अपना टाइम वैल्यू उसके वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ निफ्टी और विक्स, ये आपको देखना है। अगर विक्स यहाँ पे 15 होता और ये 24 रहता तो ये 20 नहीं आता, ये 30 चला जाता और आपको तब बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता। तो आपको देखना है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नॉर्मल रेंज में हो और विक्स जो विक्स ने जो ट्रेंड बनाया है, जैसे अपना हम निफ्टी देखते हैं कि अभी निफ्टी ने क्या 11,700 और 11,900 के रेंज में 2-3 दिन चलेगी या आज के दिन चली फॉर एग्जांपल, तो वैसे वो इंडिया विक्स का रेंज आपको देखना है। जब लोअर साइड में आएगा तो यू कैन गो फॉर बाइंग, और उसमें भी देखना है कि स्पेसिफिक हाई बीटा स्टॉक अगर जा रहे हो तो 100 के ऊपर 50 के ऊपर आईवी नहीं होना चाहिए, और निफ्टी स्पेसिफिक काम कर रहे हो तो आपको 15 से 20 तक इंप्लाइड वोलेटिलिटी होना चाहिए, तब जाके बाइंग के लिए जाओगे तो लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये मूवमेंट 850 के अलावा 12,000 पे चला जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे भी प्रॉफिट होता आपको, बिकॉज आईवी कितना खाएगा आईवी। हाँ, तो उस हिसाब से ये मूवमेंट सिर्फ 50 पॉइंट की हुई है और ये 4% से आईवी डाउन हुआ है, तो इन दैट केस ये थोड़ा आपको लॉस हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा समाधान सर जी। प्लीज गो अहेड। मार्केट में सिर्फ 100 में से 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं जहां पे 11,800 से डायरेक्टली मार्केट 12,000 पे चला जाता है। सो बाकी के दिन आपका आईवी ही पैसा कमा के देगा। सो हमें ये लॉजिक समझना जरूरी है, वो 4 दिन ना आप ना मैं कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे है ना एक चीज, एक अभी सर ने बताया ना, उसके उसके बेसिस पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक समरी लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझने के लिए इजी रहेगा सर। जो ये मैं अभी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, ये थंब रूल नहीं है। कॉल के लिए एक ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं। कॉल के लिए अगर स्पॉट आपका ऊपर है, आईवी भी ऊपर रहेगा, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल रहेगा, और स्पॉट अगर आपका डाउन है तो आपका आईवी भी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा है। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आपका स्पॉट ऊपर जाना चाहिए, आईवी भी ऊपर जाना चाहिए, और अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, दिस इज फॉर बाइंग एंड दिस इज फॉर सेलिंग। अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, दिस इज फॉर कॉल। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो स्पॉट ऊपर जाना चाहिए और इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी बढ़ना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो आपका स्पॉट जो है, जिसको हम फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ये नीचे जाना चाहिए और इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी नीचे जाना चाहिए, तब जाके आप पैसे कमा सकते हो। और अगर पुट साइड का मैं बात करूं, दिस इज फॉर समरी, ये कोई थंब रूल नहीं है, बट ऐसे बता रहा है। अगर पुट में आप काम कर रहे हो, पुट अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका जो स्पॉट है वो नीचे जाना चाहिए और आईवी जो है वो बढ़ना चाहिए। और अगर आप पुट सेल कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो, तो जो स्पॉट है वो आपका स्पॉट आपका बढ़ना चाहिए और आईवी अपना नीचे आ जाना चाहिए। देखो ये मैंने ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कॉल में काम कर रहा हूं, कॉल अगर मैं बाय कर रहा हूं, तो मेरा स्पॉट यानी कि फ्यूचर बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ आईवी बढ़ना चाहिए, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं कॉल में सेल कर रहा हूं तो स्पॉट मेरा नीचे जाना चाहिए और आईवी मेरा निगेटिव होना चाहिए, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं पुट में काम कर रहा हूं, ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर मैं पुट में काम कर रहा हूं, पुट अगर बाय कर रहा हूं तो फ्यूचर में सोच रहा हूं कि नीचे चला जाए और आईवी बढ़े, तो जो आपका बाइंग है
और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आपका पुट अगर आप सेल कर रहे हो तो स्पॉट आपका बढ़ना चाहिए और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी घटना चाहिए। मतलब कोई भी चीज अगर आप सेल कर रहे हो तो आईवी नीचे जाना चाहिए और कोई भी चीज अगर आप बाय कर रहे हो तो आईवी ऊपर आना चाहिए। सिंपल, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ये होना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है हमें काम करने के लिए। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गया होगा। अभी मेरे तरफ से एक बच्चा है इंडिया वीक्स। मुझे लगता है एक बाकी लोग थोड़ा बोर सा हो रहे हैं, तो जस्ट विल समराइज एग्जैक्टली इंडिया वीक्स क्या है एंड देन विल स्टॉप आवर सेशन। क्या बोलते हो? अभी कुछ किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में? इंडिया वीक्स क्या है मैं चीज बताता हूं आपको। हमने हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखी, अब हम देख रहे हैं इंडिया वीक्स। इंडिया वीक्स का जो कैलकुलेशन है वो निफ्टी के ऑप्शंस के इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पे किया हुआ है। उसका मैं एग्जैक्ट अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर होगी, लेकिन मैं उसका एक रिलेशन बताता हूं। जैसे निफ्टी का कैलकुलेशन अगर सबको पता है तो निफ्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है कि कोई भी एक स्टॉक, उसकी प्राइस इंटू फ्री फ्लोट क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है और जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आई, ऐसे 50 स्टॉक्स की वैल्यू आती है और उसका एवरेज निकालते हैं। निफ्टी 50 इज नॉट कि 50 स्टॉक की वैल्यू और उसका एवरेज नहीं निकालते हैं। शेयर की प्राइस इंटू निकलता है और फिर उसका एवरेज निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 50। वैसे ही जो इंडिया विक्स है वो निफ्टी के ऑप्शंस के इंप्लाइड वोलेटिलिटी का कैलकुलेशन का एक कैलकुलेशन है और वो इंडिया विक्स है। इट डिनोट्स, जैसे व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी इज एन ये इंडेक्स है, राइट? ये डिनोट करता है कि मार्केट कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। वैसे ही उसी हिसाब से इंडिया विक्स अपना मार्केट की वोलेटिलिटी, निफ्टी की ओवरऑल निफ्टी की वोलेटिलिटी कितनी जा रही है वो डिनोट करता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करोगे परसेंटेज में करना, विक्स की बात करोगे तो दिस इज जस्ट अ नंबर। विक्स कभी भी परसेंटेज में नहीं होता है, वो जस्ट नंबर। जैसे निफ्टी है 11,800, दिस इज नॉट परसेंटेज। वैसे ही इंडिया विक्स 24, 21, 20 वो। और दूसरी चीज यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूं कि नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि इंडिया विक्स कौन से प्राइस पे महंगा है कि कौन से प्राइस पे सस्ता है। तो ये क्वेश्चन टाइम टू टाइम वेरी होता है और बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखना जरूरी होते हैं। जैसे नॉर्मली अभी मार्च में जो फॉल आया तो इंडिया विक्स का लाइफ टाइम हाई था। तो वैसे ही जो मौसम चल रहा है, जो वेदर चल रहा है, जो हम वेदर की बात करते हैं, जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी में जो भी डील कर रहे हैं, तो वेदर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है। Thank you for giving this opportunity, guys. Please like this video, share as much as you can, subscribe our channel for more details.